हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान क्लासेस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं प्रथम सेमेस्टर का सभी अत्लभुत्री प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और दोस्तों, एग्जाम जो है बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए जो है आप लोग भी जो है तैयारी करते रहिएगा। टीचिंग बहुत ही अच्छे से चल रही होगी आप सभी को, लेकिन साथ में जो है तैयारी को भी लेकर चलिएगा, क्योंकि जैसे ही टीचिंग समाप्त होगी वैसे ही जो है एग्जाम फॉर्म आ जाएगा। और जो है एग्जाम फॉर्म आने के बाद दोस्तों ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर में ही जो है सभी प्रोसेस हो जाएंगे, ठीक है। 15 दिन के अंदर में पेपर स्टार्ट हो जाता है। तो वीडियो को जो है दोस्तों पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और इसमें दोस्तों खासियत यही है कि हम जो है सभी को जो है प्रश्नों में इमेज जोड़ करके चल रहे हैं, ताकि आप सभी को जो है अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए, और लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। आइए, इसमें दोस्तों 2024 से स्टार्ट करेंगे। 2016 से 2024 तक जितने भी अतिलघुत्री प्रश्न आए हुए हैं उन सभी को मैं एक भी वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। तो आइए सबसे पहले 2024 से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? उत्तर हो जाएगा, वैदिक साहित्य का सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है, ठीक है। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। और इसमें दोस्तों 4 पाए जाते हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो इसमें जो भी आएगा पूरा लिख देना है। और यहाँ पर तस्वीर को आप जो है देखते चलिएगा, जो जो तस्वीर लगा हुआ है उससे भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। आइए, प्रश्न संख्या दूसरा है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, अर्थात जिनको कौटिल्य भी कहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर कौटिल्य जो है चाणक्य के नाम से जानते हैं, तो चाणक्य जो है उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। एक एक लाइन में लिखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल चाणक्य लिख दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, पूरे लाइन में लिखना है, 1 से 1.5 लाइन में। तीसरा प्रश्न है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, पाषाण काल को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला हो जाता है पूर्व पाषाण काल, दूसरा हो जाता है मध्य पाषाण काल, तीसरा हो जाता है नव पाषाण काल, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर ये पूर्व पाषाण काल, यहाँ पर जो है हड्डियों का जो है औजार बनाया जा रहा है, ठीक है। आइए, प्रश्न संख्या 4 है, मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी घाटी में विकसित हुई थी? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, मेसोपोटामिया सभ्यता दजला और फरात नदी की घाटी में विकसित हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 5, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में टोटल जो है 10 मंडल हैं। पूरा लिखना है, ठीक है दोस्तों, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं करना है कि केवल 10 मंडल लिख दीजिए, सीधे लिखना है ऋग्वेद में 10 मंडल है, और नीचे जो है 10 मंडल पर अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 6, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पर जो जैन धर्म के संस्थापक हैं, चेहरा देखिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है संस्थापक ऋषभदेव हैं, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर ऋषभदेव। देखे रहेंगे दोस्तों तो याद रहेगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 7, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की जो संख्या है दोस्तों 18 पुराण है, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है, मानचित्र के कितने घटक होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, मानचित्र के 3 घटक होते हैं, कौन कौन से? एक दूरी, दूसरा दिशा सूचक, और तीसरा प्रतीक और संकेत। जो मैप होता है, जैसे भारत का मैप ले लीजिए या विश्व का मैप ले लीजिए, उसमें कैसे पता पाते हैं? एक तो डायरेक्शन होती है, पूर्व दिशा जाना है, दक्षिण दिशा में जाना है, ठीक है। उसमें सिंबल दिया होता है, जैसे यहाँ पर पेट्रोल, अगर ये छपा हुआ है पेट्रोल है, ये जहाज का सिंबल छपा हुआ है तो मतलब ये जो है उसका स्थान, रुकने का स्थान जो है ये सभी है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर हवाई अड्डा है इसका मतलब हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्शन है, डायरेक्शन बताता है दोस्तों, जैसे यहाँ पर चित्र दिए गया है, तो इस तरफ जाओगे तो पूरब हो जाएगा, इस तरफ जाओगे तो पश्चिम हो जाएगा, ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, नीचे की तरफ जो है दक्षिण हो जाएगी, ठीक है। कहीं से भी जो है इसको रख करके आप देख सकते हैं।
आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 9। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु अर्थात कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो इसरो का मुख्यालय है। ठीक है, कुछ इस तरीके से है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 10। नगर निगम के अध्यक्ष का पदनाम क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर जो नगर निगम का अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, उनको महापौर, जिसको हम मेयर भी कहते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 11 है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं दोस्तों, उनको क्या कहेंगे? तो उनको उत्तर हो जाएगा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले को पिंड ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सूर्य हो गया, और यहाँ पर देखिए सभी जो है क्या है, और तारे जो है ये देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तारे सभी चमक रहे हैं, तो यही सब क्या है, पिंड ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 12। विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा दोस्तों, विषुवत नदी को जो है कांगो नदी 2 बार काटती है। और देख सकते हैं ये विषुवत रेखा गया हुआ है, और इसी को जो है ये कांगो नदी जो है 2 बार, एक बार यहाँ पर काट रही है, एक बार यहाँ पर काट रही है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 13 है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर जो भारत है दोस्तों, उसका जो है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। मतलब जितना बड़ा विश्व है उसका केवल 2.4% तो भारत है। ठीक है, आगे परिक्रमा परिक्रमण गति किसे कहते हैं? ठीक है, तो परिक्रमण जो गति होती है दोस्तों, उसे किसे कहते हैं? देखिए, जब कोई पिंड अपने ही अक्ष पर घूमता है तो इसे ही जो है परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी क्या है, अपने स्थान पर जो है नाच रही है, घूम रही है। ठीक है, और साथ में ही जो है क्या कर रही है, सूर्य का भी चक्कर लगा रही है, और सूर्य क्या है, एक ही स्थान पर अपने स्थान पर टिका हुआ है। ठीक है, सूर्य तो पहली बात तो अपने स्थान पर घूम रही है दोस्तों, और जो है चक्कर भी लगा रही है, अपने स्थान पर घूम भी रही है, और साथ ही साथ क्या कर रही है, सूर्य का चक्कर भी लगा रही है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 15। महाभारत के लेखक कौन है? ठीक है, तो महाभारत के लेखक कौन हो जाएंगे? तो महाभारत के लेखक जो है महर्षि वेद व्यास उत्तर हो जाएगा। ठीक है, महर्षि वेद व्यास जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब 2023 का प्रश्न देखते हैं। 2023 का पहला प्रश्न, शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि का क्या महत्व है? ठीक है, तो जो शिक्षण होता है दोस्तों, जो टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है, और उसके बीच में जो प्रश्न करते हैं, ठीक, उस प्रश्नोत्तर विधि को जो है क्या कहेंगे? ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, प्रश्नोत्तर विधि छात्रों की सक्रिय रूप से सीखने में मदद करती है। यह उनकी समझ, ज्ञान और रचनात्मकता को बढ़ाती है। मतलब जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं और कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, अगर उसको खड़ा करा कर पूछ लिए जाए कि आप बताइए ये इसके बाद क्या स्टेप आएगा, या हमने जो पढ़ाया कहाँ तक समझ में आया, तो वो बच्चा एक्टिव होगा और वो जो है ध्यान देगा कि क्या पता जो है दोबारा पूछ लिया जाए मुझसे। तो उससे जो है ध्यान जो है उसका जो है एकत्रित होगा, और ज्ञान की जो है उसका विकास बढ़ेगा। ठीक है, रचनात्मकता को भी जो है निखारा जाता है। रचनात्मकता मतलब वो जो है विभिन्न कामों में जो है ध्यान दे करके पढ़ाई करेगा, और नई नई चीजों को बनाने का प्रयास करेगा, जैसे किसी खिलौने को तोड़ता और बनाता है। ठीक है, आगे दोस्तों प्रश्न संख्या 2 है, बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले सबसे पहले देखिए, कुछ बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, कुछ तो यहाँ पर बैठे हैं, कुछ यहाँ पर बैठे हैं, और कुछ यहाँ पर बैठे हुए हैं, और सभी जो है दोस्तों कुछ ग्रुपिंग में जो है अलग अलग कैटेगरी के बैठे हुए हैं, और शिक्षक जो है जांच कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं नीचे क्या होता है बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण। तो यहाँ पर जो है बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण वह विधि है जिसमें विभिन्न स्तरों के छात्रों को एक साथ पढ़ाया जाता है। मान लीजिए ये तेज बालक हैं, तो यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी लोग, जो है उनको दे दिए गए हैं, अकेले जो है सभी लोग मिलकर के डिस्कशन कर रहे हैं, सवाल लगा रहे हैं। और कुछ बच्चे जो है यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, तो उनको उदाहरण दे करके, छोटे बच्चे हैं या वैसे में है जो नहीं समझ पा रहे हैं, या जो है बोलने में असमर्थ हैं, या जो है सुनने में असमर्थ हैं, तो उनके अनुसार जो है अलग से बैठा करके अलग से सिखाया जा रहा है। मतलब एक ही कमरे में सभी को जो है शिक्षा जो है दिया जा रहा है अलग अलग। ठीक है, उनके आवश्यकता अनुसार। आगे प्रश्न संख्या 3 है, संप्रेषण की 4 विशेषताएं बताइए। उत्तर हो जाएगा दोस्तों, संप्रेषण की 4 विशेषताएं कौन कौन सी हो जाएगा? पहला हो जाएगा संदेश
स्पष्ट और सरल हो, दूसरा हो जाएगा संप्रेषण संक्षिप्त हो, तीसरा हो जाएगा गलतियों से मुक्त हो और चौथा हो जाएगा प्राप्तकर्ता पर प्रभाव डालता हो। ठीक है, अब आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 4। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसे ही लाइक करेंगे एक नीचे कमेंट में हाइप का ऑप्शन आ जाएगा, उस हाइप को जो है दोस्तों क्लिक करके जो है रेट दे दीजिएगा। ठीक है, इससे दोस्तों दूसरों को भी जो है बेनिफिट होगा, दूसरों को भी वीडियो जो है उनके भी पास जाएगा, तो प्लीज ये कर दीजिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर पे। लाइक जो है जरूर कर दीजिएगा, से पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जो है दोस्तों आप सभी को नोटिफिकेशन भी टाइम टाइम पर मिलते रहे। अब आइए प्रश्न संख्या 4 लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण का क्या अर्थ है? तो उत्तर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षण में बच्चों की रुचि क्षमताओं के अनुसार शिक्षा दी जाती है, जिससे वे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या है? शिक्षण बच्चे की रुचि और क्षमताओं के अनुसार, मतलब अगर बच्चे को पढ़ने की इच्छा नहीं कर रही किताब, तो उनको अगर कला बनाने की आ रही तो उनको कला के माध्यम से बताइए कि इनका चित्र बनाइए, उनकी जन्म तिथि लिखिए, उनकी मृत्यु कब हुई इसको लिखिए। ठीक है, मतलब जीवन परिचय बता दीजिए, या और कोई जो है जिसमें वो सक्रिय रूप से भाग ले सके। ठीक है, खेल खेल में उनको जो है शिक्षा सिखाइए। ठीक है, जानकारी दीजिए। आगे प्रश्न संख्या 5 है, सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, सूक्ष्म शिक्षण के चक्र। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पाठ्य योजना, सबसे पहले क्या होता है, पाठ्य योजना बनाया जाता है, फिर उसको सूक्ष्म शिक्षण मतलब 5 से 7 मिनट के बीच को टाइम दिया जाता है पढ़ाने के लिए। ठीक, वहाँ पर 10 से 15 लोग या 5 लोग ही जो है वहाँ पर होते हैं। ठीक है, ये जो है आपको फर्स्ट सेमेस्टर में सिखाया गया होगा। इसके बाद क्या करना है, आलोचना करना है। ठीक है, कि आपने ये सही किया, ये गलत किया। ठीक है, इस पर विचार कीजिए। तो वहीं पर जो है री प्लान किया जाता है लेसन प्लान को। ठीक है, मतलब पुनः जो है आप फिर बैठ करके 10-5 मिनट उसको तैयार करेंगे कि हाँ ये कमी रह गई है, इसको दूर करेंगे। दूर करने के बाद पुनः जो है क्या करेंगे, पुनः जो है शिक्षण करेंगे, मतलब आप पुनः जो है लेसन प्लान को जो बनाए थे दोबारा उसको फिर पढ़ाएंगे। जब फिर पढ़ाएंगे दोस्तों तो उसको जो है क्या कर देंगे, किया जाएगा, पुनः आलोचना किया जाएगा कि आपने अब जो है पढ़ाए हुए है कितना हद तक सही पढ़ाए हुए है। ठीक है, इसके बाद फिर लेसन प्लान आ जाता है। तो उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म शिक्षण शिक्षकों के कौशल विकास की तकनीक है, जिसमें एक अवधारणा या कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 6 है, शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो यहाँ पर शिक्षण सामग्री को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है दृश्य सामग्री जिसको देखा जा सकता है, दूसरा है श्रव्य सामग्री जिसको केवल सुना जा सकता है, तीसरा है श्रव्य सामग्री जिसको सुना भी जा सकता है, देखा भी जा सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर दृश्य सामग्री की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा, किसी भी चीज को देखने के लिए, जैसे कोई भी आपके सामने वस्तु है उसको आप देख सकते हैं। श्रव्य में जो है रेडियो आ जाएगा। ठीक है, रेडियो आ जाएगा, सुनने के लिए केवल आप सुन पाएंगे उससे। ठीक है, और श्रव्य और दृश्य देखने के लिए दोस्तों कंप्यूटर हो जाएगा, उसमें आप देखेंगे भी, चित्र भी दिखाई देगा, आवाज भी हो जाएगा, लैपटॉप हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा। तो ये सभी जो है श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर आ जाएगा। ठीक है, दृश्य सामग्री में केवल किताब आ जाएगी, श्रव्य सामग्री में रेडियो आ जाएगी। ठीक है, ये सभी लिखने के लिए आएगा तो आराम से जो है हेडिंग डाल करके अच्छे से लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, पुनर्बलन को परिभाषित कीजिए। तो पुनर्बलन में छात्रों को अवधारणाओं को बेहतर समझने और याद रखने के लिए बार बार जो है अभ्यास कराया जाता है। ठीक है, पुनर्बलन में क्या होता है, उनको जो है मोटिवेशन दिया जाता है, उनको समझाया जाता है, अवधारणा उनकी जो मन में धारणा बनी हुई है क्या कैसे करना है उसको जो है बताया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 8, अनुदेशन का क्या आशय है समझाइए। तो उत्तर हो जाएगा अनुदेशन वह प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान कौशल और व्यवहार को विकसित करने के लिए निर्देश व मार्गदर्शन दिया जाता है। ठीक है, तो अनुदेश किसे कहते हैं? ठीक, तो अनुदेश वह प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान कौशल और व्यवहार को विकसित किया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 है, शिक्षण के अभिप्रेरणा सिद्धांत से क्या अभिप्राय है? ठीक, शिक्षण मतलब होता क्या है, जो टीचर पढ़ाते हैं उसी को कहते हैं। ठीक, तो शिक्षण अभिप्रेरणा के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों को देखिए कितने जिज्ञासा के साथ जो है
कह रहा है कि हाँ स्कूल जाएंगे या किसी भी चीज को मोटिवेट हुआ है, ठीक है, कि हाँ उखाड़ देंगे इसको, कल ले जाएंगे, ठीक है, तो ये सब है। और यह क्या कह रहा है, यह सिद्धांत जो है छात्रों को सीखने की इच्छा और उत्साह को बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है, प्रश्नीकरण को कौशल के किन्हीं दो घटक का नाम लिखिए, ठीक है। तो प्रश्नीकरण के जो घटक है दोनों देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर बच्चे जो है सक्रिय रूप से भागीदार हो रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाथ उठा करके आंसर भी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा निर्माण प्रक्रिया, ठीक है। प्रश्न और सरल, प्रश्न क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा प्रस्तुतिकरण, प्रश्न पूछते समय सभी छात्रों का ध्यान जो है आकर्षित होना चाहिए, ठीक है। आकर्षित मतलब ध्यान जो है, आप पूछ रहे हो प्रश्न को, बच्चे जो है सक्रिय रूप से ध्यान दे रहे हो ताकि जो है सक्रिय हो, ठीक है, ताकि जो है वो समझ पाए और उत्तर को जो है आसानी से दे पाए। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 11, एलेन तथा रियान ने कितने शिक्षण कौशलों का उल्लेख किया है। तो एलेन तथा रियान ने 14 शिक्षण कौशल बताए हैं, जैसे स्पष्टीकरण, प्रश्न पूछना, समय प्रबंधन, मूल्यांकन आदि, ठीक है। आगे दोस्तों प्रश्न संख्या 12 है, प्रयोग प्रदर्शन विधि किस समय के शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, ठीक है। तो प्रयोग प्रदर्शन विधि किस विषय के लिए शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, तो ये जो है विज्ञान जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों विज्ञान, दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये इसको देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, इसको करना था लैब में टेस्ट, क्या कर रहे हैं, ठीक, इनको टेस्ट करना था और टेस्ट में जो है ये केमिस्ट्री का लैब चल रहा है, ठीक है। और लैब में दोस्तों प्रयोग जानते ही हैं, मैथ में जो है कम होता है और जो है साइंस में जो है इसका ज़्यादा उपयोग होता है, क्योंकि दोस्तों साइंस में केमिकल जो है आगे पीछे करना होता है, तो जो है कुछ न कुछ रिएक्शन होता रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो है प्रयोग प्रदर्शन विधि विज्ञान विषय के शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा विज्ञान में ही जो है प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, अपेक्षित अधिगम स्तर को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो अपेक्षित अधिगम स्तर क्या होता है, आइए देखते हैं। उत्तर हो जाएगा, अपेक्षित अधिगम स्तर वह लक्ष्य है जो अनुशासन और सकारात्मकता के साथ छात्रों के अनुभवों को संचालित करते हैं, ठीक है। आइए आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 14, शिक्षक केंद्रित शिक्षण के दो दोष लिखिए। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा के दो दोष लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, शिक्षक जो है पढ़ा रहा है और बच्चे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, पता ही नहीं क्या हो रहा है, कोई सो रहा है, कोई जो है ध्यान ही नहीं है किसी का, सब जो है लेटे हुए हैं, ठीक है। तो क्या है, छात्रों की सक्रिय भागीदारी कम होती है और दूसरा क्या हो जाएगा, छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं की उपेक्षा होती है, ठीक है। अब आगे प्रश्न संख्या 15 है, शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव में क्या सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा, सामग्री का उचित भंडार, मरम्मत और सावधानी पूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए। आगे देखेंगे 2022 का पेपर। दोस्तों एक बार फिर बताना चाहेंगे, आप सभी जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जैसे ही लाइक करेंगे दोस्तों नीचे हाइप का ऑप्शन आ जाएगा, उसको जो है दोस्तों रेट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट जो है कर दीजिएगा अच्छा सा, अगर समझ में आ रहा हो तो, ठीक है। बाकी दोस्तों आप बताइएगा किस टॉपिक पर आपको और चाहिए वीडियो को, जो समझ में नहीं आ रहा हो, प्रीवियस ईयर से संबंधित हो, तो उसको जो है हम आपको समझा देंगे और उसको जो है उस प्रीवियस ईयर को ले आकर के जो है अच्छे से बता देंगे, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा। अब आगे देखेंगे दोस्तों 2022 का प्रश्न पेपर, ठीक है। 2022 में जो अतिलघुत्री प्रश्न आया है, ठीक, तो उसमें पहला प्रश्न है, संप्रेषण की परिभाषा लिखिए। ये जो है दोस्तों 2024 में भी आया हुआ था संप्रेषण की परिभाषा लिखने के लिए, ठीक है। तो संप्रेषण जो है दोस्तों दो व्यक्तियों के बीच जो है सूचना भावनाओं का आदान प्रदान करना, न्यूमर एवं समर के अनुसार संप्रेषण में एक या अधिक व्यक्तियों के बीच जो है तथ्यों, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान होता है, ठीक। मतलब जो है दोस्तों कोई दो व्यक्ति हैं तो अपना बात जो है उनको बताएंगे, वो अपना बात आपको बताएंगे, कोई भी डिस्कस करना हुआ तो जो है क्या करेंगे, संप्रेषण के मतलब बातचीत के माध्यम से ही तो बताएंगे, ठीक है। अब आगे बात करेंगे दोस्तों संप्रेषण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो संप्रेषण के दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, देखिएगा, इसके बाद अब आइए देखिए चित्र को देखने के बाद संप्रेषण के प्रमुख घटक।
तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है प्रेषक, मतलब संदेश भेजने वाला। दूसरा हो जाएगा संदेश सूचना विचार, ठीक है, सूचना, एक संदेश भेज दिए, एक संदेश देने वाला मतलब जो ले जाएगा। तीसरा हो जाएगा देने के बाद जो है क्या करेगा, प्राप्त करेगा एक, ठीक है। तो तीन जो है यहाँ पर हो जाएंगे मुख्य तीन घटक। और प्रश्न संख्या तीसरा है शिक्षण में अभिप्रेरणा के सिद्धांतों का क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो शिक्षण में अभिप्रेरणा का क्या सिद्धांत है, आइए देखते हैं। अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। इसके मुख्य सिद्धांत है, पहला है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, दूसरा है प्रोत्साहन सिद्धांत, तीसरा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक है। और चौथा पॉइंट है प्रश्न संख्या 4, शिक्षण के किन्हीं दो शिक्षण सूत्रों के नाम लिखिए, ठीक है। तो दो शिक्षण सूत्र के नाम बताना है। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा दोस्तों, दो शिक्षण के दो प्रमुख सूत्र हैं। पहला हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब जैसे कोई चीज आपको ज्ञात है, जैसे कोई नीम का पेड़ हुआ, किसी भी प्रकार का पेड़ हुआ, तो उसके बारे में आप जान रहे हैं, ठीक है। और जो भी बच्चा जैसे पेड़ की टहनियाँ जान रहा है, ठीक है, शाखाएं, पत्तियां। अब अंदरूनी बातें मतलब जो अज्ञात हैं, ठीक है, अगर उससे बताया जाए कि जो है इससे प्रकार से संश्लेषण होता है, तो बच्चे को नहीं पता है, ठीक है। तो उसको बताया जाएगा कि ये पत्ती है और ऐसे जो है इसको संश्लेषण के माध्यम से ये जो है ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ये सभी जो है जानकारी जब उसको देंगे तो यहाँ से हो जाएगा जो उसको बच्चों को ज्ञात है वो, और जो है अज्ञात है वो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है सरल से कठिन की ओर हो जाएगा। कोई भी टॉपिक है दोस्तों, अगर कोई सरल है, जैसे आपको क्या है, सबसे पहले जो है गिनती सिखाया गया, गिनती गिनने के लिए, लिखने के लिए। जब आप सभी को गिनती आ गया छोटे से, अब क्या है, अब उसी के माध्यम से सरल चीज मतलब गिनती के माध्यम से अब बड़े बड़े सवाल हल कर ले जा रहे हैं, न्यूमेरिकल हल कर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो यही जो है सरल से कठिन की ओर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 5, प्रशिक्षण से क्या अभिप्राय है, ठीक है। जो प्रशिक्षण लेते हैं उसका क्या मतलब होता है, अर्थात ट्रेनिंग जो होती है दोस्तों, उसका क्या मतलब होता है। तो आइए, प्रशिक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें जो है व्यक्ति को किसी विशेष कार्य में दक्ष बनाने के लिए जानकारी व कौशल प्रदान किया जाता है। जैसे आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं बीटीसी के लिए, तो एक टारगेट होता है कि हाँ हमको बच्चों को पढ़ाना है, 5 तक बच्चों को, तो उनके लिए जो है बाल विकास ये सभी चीज़ें जानना जरूरी होती है। ट्रेनिंग भी लेकर के आते हैं, वहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको समझाने के लिए आप जाते हैं, ठीक है, पढ़ाने के लिए जाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, वो जो है पहले से ही आपसे सभी कुछ करवा लिया जाता है, ताकि आप जॉब पाएँ तो दोबारा जो है ये सभी समस्या ना आए, आप आसानी से जो है पढ़ा पाएँ, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है। तो आइए देख लेते हैं पुनर्बलन जो है कितने प्रकार का होता है। तो पहला हो जाएगा पुनर्बलन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है धनात्मक पुनर्बलन जिसे सकारात्मक कहते हैं, दूसरा है ऋणात्मक पुनर्बलन जिसे नकारात्मक कहते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 7, अपेक्षित अधिगम शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो उत्तर हो जाएगा अपेक्षित अधिगम अर्थ का वह स्तर जो किसी विषय में विद्यार्थी से प्राप्त करने के लिए आशा की जाती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षण की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो बाल केंद्रित शिक्षण की दो विशेषताएं कौन कौन सी हो जाएगी। तो पहला हो जाएगा बच्चों की रुचि और आवश्यकता के अनुसार शिक्षा देना, ठीक है। दूसरा हो जाएगा व्यवहारिक ज्ञान को प्राथमिकता देना। व्यवहारिक ज्ञान मतलब दोस्तों जो हम सभी के आम बोलचाल भाषा में प्रयोग किया जाता है। जैसे छोटा बच्चा है तो उसको क्या करेंगे, आप खड़ी हिंदी में नहीं, जिस भाषा में वो बोलता है तुतला करके वैसे ही बात करिए, उसको वैसे ही समझाइए, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है खेल पर आधारित दो शिक्षण विधियों के नाम लिखिए। तो खेल पर आधारित शिक्षण विधियों के दो नाम कौन कौन से हो जाएंगे। पहला हो जाएगा मॉन्टेसरी विधि, दूसरा हो जाएगा किंडरगार्टन विधि, ठीक है। चलिए, मॉन्टेसरी में क्या होता है दोस्तों, सभी जो है गत्ते काट कूट करके दिए जाते हैं, उसको सेट करना होता है, ठीक है। किंडरगार्टन दोस्तों खेल खेल में शिक्षा दी जाती है, ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 10, पर्यटन विधि का प्रयोग किन किन विषयों के शिक्षण हेतु लाभप्रद है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, चित्र देखने के बाद अब आइए दोस्तों देखते हैं। पर्यटन विधि का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, भूगोल में किया जाता है, पर्यावरण अध्ययन और विज्ञान में
किया जाता है, ठीक है, इसका लाभ होता है पर्यटन में। और क्योंकि दोस्तों वहाँ पर्यटन में जाएंगे तो भूगोल के बारे में सीखेंगे, इतिहास क्या रहा वहाँ के, कैसे जो है ये सभी बना, पर्यावरण कैसा है वहाँ का, ठीक है, ये सभी जो है सीखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पूरे लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है, ऐसा नहीं है स्किप करके जाओ और बाद में जो है आगे समस्या होने लगे, ठीक है। तो पूरा जो है क्लास लेकर के जाना है, ये प्रतिज्ञा कर लीजिए आज अभी, और सारे क्लास को जो है ऐसे ही देखना है, स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि हमको पता है दोस्तों स्किप करके जाएंगे और बैग की क्या कंडीशन होती है ये भी जो है हमको पता है, ठीक है। लगभग जो है अभी जो रिजल्ट आया है देख ही सकते हैं, लगभग जो है 40%, 38% जो है बच्चे फेल हुए, समझ सकते हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपके ऊपर है। चलिए प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक किस विषय में उपयोगी है, ठीक है। प्रयोग प्रदर्शन विधि मुख्यतः विज्ञान विषय में उपयोगी है। आगे प्रश्न संख्या 12 है, सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित कीजिए। सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है दोस्तों, हमने अभी ये पहले भी चर्चा की है, सूक्ष्म शिक्षण वही होता है जो कॉलेजों में आपको ट्रेनिंग पर जाने से पहले, मतलब जब आप विद्यालय में अभी टीचिंग लगी है पढ़ाने गए हैं तो उससे पहले जो है सूक्ष्म शिक्षण करा दिया गया होगा, 15-15 10-10 मिनट का टाइम दे करके, ठीक है। 10 मिनट का टाइम होता है, 10 मिनट में आप सभी को जो है 5 मिनट का टाइम दिया जाता है, टोटल 20 या 15 मिनट का होता है, ठीक है। तो पहले पाठ योजना जो है बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों योजना बनाएंगे, योजना के बाद क्या होगा, शिक्षण, योजना बनाने के बाद शिक्षण देंगे, प्रतिपुष्टि होगी, जो आपने पढ़ाया उसको जो है 5 मिनट पढ़ाने के बाद आपको प्रतिपुष्टि वहाँ पर बताया जाएगा कि आपने क्या सही किया क्या गलत किया, आप फिर से जो है उसको सुधारेंगे। सुधार करने के बाद दोस्तों पुनः आप जो है क्या करेंगे, वहीं जो है 10-5 लोगों के बीच में ही आप पढ़ाएंगे, मतलब जो भी अभी आप अपने ही सर्कल में जितने भी विद्यार्थी हैं पढ़ रहे हैं उन सभी के बीच जो है आप दोबारा से पढ़ाएंगे, और शिक्षक भी देखते रहेंगे, देखने के बाद आपको जो है फिर से वो बताएंगे कि हाँ आपने इतना जो है अच्छे से जो जो गलती किए था आप सही कर लिए हैं या नहीं किए हैं, दोबारा बताया जाएगा, और जो है पाठ योजना कंप्लीट होती है। इसके बाद जब आप विद्यालय में जाते हैं तो 35 से 40 मिनट इसी को पढ़ाते हैं। अब आगे है, बुश के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक 5 से 10 मिनट के लिए छोटा समूह को शिक्षण कौशल का अभ्यास कराते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, शिक्षण कौशल की एक परिभाषा दीजिए। तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी के पासी के अनुसार शिक्षण कौशल वह प्रक्रिया है जिससे छात्रों को सहज और प्रभावी ढंग से सीखने में सहायता मिलती है। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 14, श्यामपट्ट कौशल के किन्हीं दो घटकों के नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा श्यामपट्ट कौशल के दो घटक होते हैं, तो कौन कौन से हो जाएगा, पहला हो जाएगा अक्षरों की स्पष्टता, दूसरा हो जाएगा शब्दों के बीच उचित स्थान, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 है, स्पष्टीकरण युक्ति से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर हो जाएगा स्पष्टीकरण युक्ति वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक विषय वस्तु को सरल और स्पष्ट रूप से समझाने के लिए उदाहरण व तर्क का प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्पष्टीकरण हो जाता है मतलब किसी भी चीज को, जैसे कठिन कठिन शब्द हो गए हैं, ठीक है, तो जैसे लेसन प्लान ही बना रहे हैं तो वहां पर आप लिखते होंगे, ठीक है, कि कौन कौन सा टीएलएम का आपने प्रयोग किया, तो स्पष्टीकरण में उसी में हो जाएगा कि जैसे आप कोई बालक जिस प्रश्न को समझ नहीं पा रहा है तो उसको कैसे समझाएंगे, स्पष्ट करेंगे, ठीक, इस प्रकार से हुआ है, ठीक है। आगे देखेंगे, चलिए 2019 का पेपर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों 21 का और 20 में ये सभी जो है नॉर्मलाइजेशन कर दिए गया था, क्योंकि जो है उस समय कोरोना चल रहा था, पेपर नहीं हुआ था। प्रश्न संख्या पहला है, शिक्षण को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा शिक्षण ज्ञान और कौशल के प्रभावी संचरण की प्रक्रिया है जिससे विद्यार्थी विचारों को आत्मसात करते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 2, प्रभावी संप्रेषण के दो तरीके बताइए। उत्तर हो जाएगा ध्यानपूर्वक सुनना, दूसरा है गैर मौखिक संकेतों पर ध्यान देना। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 3, किन्हीं दो शिक्षण सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। पहला हो जाएगा क्रियाशीलता का सिद्धांत, छात्रों को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आवश्यक है, और दूसरा हो जाएगा रुचि सिद्धांत जिसमें छात्र रुचि के अनुसार जो है शिक्षण लेता है, ठीक है। आगे जो है प्रश्न का प्रश्न संख्या 4 है, शिक्षण सूत्रों से होने वाले दो लाभ बताइए, ठीक है।
जो शिक्षण सूत्र हैं उसके 2 लाभ हो जाएगा। पहला हो जाएगा सरल से जटिल की ओर ज्ञान दिया जाता है, दूसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर मानसिक विकास होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 5, प्रकृति का अनुसरण सूत्र से आपका क्या तात्पर्य है? बालक की शिक्षा उसकी प्रकृति, आयु व क्षमताओं के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है जो जैसे कक्षा 5 के बालक को जो सवाल पूछना चाहिए वही सवाल कक्षा 5 तक पूछिए। ऐसा नहीं है कि बीए वाला उठा करके ले जा करके जो है कक्षा 5 वालों को दे दीजिए। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 6 है, प्रश्नोत्तर विधि या प्रश्नोत्तर प्रविधि के 2 लाभ बताइए। पहला हो जाएगा पूर्व ज्ञान का पता चलता है। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि, ताकि जो है जैसे बच्चों से आपने पूछा कि बताइए 2 से पहले क्या आता है। ठीक है, तो बच्चा अगर जानता रहेगा तो बता देगा, 2 से पहले 1 आता है, नहीं जानता रहेगा तो नहीं बता पाएगा। इससे क्या कर पाएंगे आप, जो है उसका अनुमान लगा पाएंगे कि हाँ बच्चा जान रहा है या नहीं जान पा रहा है। दूसरा हो जाएगा छात्रों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो आपने पूछा बच्चा बता लिए तो इसका मतलब है ठीक ठाक है, नहीं बता पाया तो गड़बड़ है। गड़बड़ का मतलब ऐसा नहीं है बच्चा अगर पूछा जा रहा है नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है, हो सकता है वही सवाल नहीं आ रहा हो, दूसरा पूछिए। प्रश्न संख्या 7 है, शिक्षण में खेल प्रविधि का महत्व बताइए। तो उत्तर हो जाएगा खेल द्वारा बच्चों को प्रभावी शिक्षा दी जाती है। और दूसरा हो जाएगा मस्तिष्क और मांसपेशियों का विकास होता है। ठीक है, बालक खेलेगा तो जो है मस्तिष्क पर तनाव बढ़ेगा। ठीक है, तो वो जो है स्वस्थ रहेगा। ठीक है, इसलिए जो है विद्यालयों में अब जो है खेल कूद ये सब कराया जाने लगा है। बाल केंद्रित शिक्षण एवं शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर बताइए। तो उत्तर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षण में बालक केंद्र में होता है, जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षक केंद्र की भूमिका में होता है। कहने का मतलब यह है बाल केंद्रित मतलब बालक की इच्छा के अनुसार जो है शिक्षा दिया जाता है। बालक कहता है सर मुझे हिंदी पढ़ाइए इस पीरियड में, तो शिक्षक जो है हिंदी पढ़ाते हैं। बालक कहता है कि नहीं हमको इंग्लिश पढ़ाइए तो इंग्लिश पढ़ाना पड़ेगा। बालक कहता है इच्छा नहीं हमें खेलेंगे तो खेलने देना है, खेल खेल में शिक्षा जोड़ दीजिए। ठीक है, और शिक्षक केंद्रित में क्या है कि बालक कुछ भी कह रहा है हमको हिंदी पढ़ना है, शिक्षक कह रहे नहीं पढ़ाएंगे। ठीक, तो वहाँ पर शिक्षक केंद्रित हो गए। बच्चा कह रहा है नहीं समझ में आ रहा है, वो लेक्चर दे के निकल लिए। ठीक है, तो ये सब जो है अंतर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, बहुस्तरीय शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा बहुस्तरीय शिक्षण वह प्रविधि है जिसमें एक ही कक्षा में विभिन्न स्तरों या छात्रों को एक साथ जो है पढ़ाया जाता है। बहुस्तरीय का मतलब ही है दोस्तों उसमें किसी भी प्रकार के जो कम सुनता हो, जो ज्यादा सुनता हो, जो देखता हो, अक्षम बालक जिसको बोला जाता है, वो सभी जो है एक ही कमरे में बैठ करके सीखते हैं। ठीक है, अब आएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 10, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा निदानात्मक शिक्षण में छात्रों की समस्याओं का पता लगाया जाता है, जबकि उपचारात्मक शिक्षण में समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो उपचारात्मक शिक्षण दोस्तों वहाँ पर पता होता है कि बच्चे को कहाँ पर जो है समस्या आई हुई है, उसको जो है समाधान किया जाता है। और निदानात्मक में जो है उसका बच्चों का पता ही नहीं होता कि इसको क्या प्रॉब्लम है, तो उसको प्रॉब्लम पता किया जाता है कि आखिर बच्चा ये क्यों नहीं सीख पाया। ठीक है, क्या कारण है, सभी बच्चे सीख गए तो एक ही क्यों नहीं सीख पाए। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 11, एक अच्छी प्रस्तावना के 2 गुण का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा सरल और स्पष्ट प्रश्न, दूसरा हो जाएगा उपयोगी और सटीक प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 है, कठिन निवारण किस विषय की पाठ्य योजना का घटक है, यह क्यों किया जाता है। उत्तर हो जाएगा दोस्तों कठिन निवारण साहित्य की पाठ्य योजना का घटक है जिससे छात्रों की बोधगम्यता बढ़ाई जाती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 पर आएंगे, अपेक्षित अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं। उत्तर हो जाएगा अपेक्षित अधिगम स्तर का अर्थ है ज्ञान करना, सीखना और उपलब्धि का स्तर। ठीक है, यहाँ पर कुछ चित्र देख सकते हैं दोस्तों, चित्र को विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसको जो है सभी को जो है दोस्तों एआई के द्वारा बनाए हुए है, तो उसमें जो है उत्तर को जो है ढूंढेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव से क्या सावधानी करनी चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा उचित स्थान पर सामग्री रखना और सफाई और कीड़ों से बचाव। ठीक है, आपने कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, कमेंट में जो है कमेंट भी करते चलिएगा। और पहली बार आए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। नीचे कमेंट पर एक लाइक जैसे ही करेंगे
ठीक है, लाइक वाला बटन दबाएंगे, नीचे जो है कमेंट में हाइप का ऑप्शन आ जाएगा, उसको जो है क्लिक करके रेट कर दीजिएगा। ठीक है, इससे जो है दूसरों को, बच्चों को भी जो है मेरा वीडियो दिखेगा और वो भी जो है देख पाएंगे। ठीक है, और मुझको भी जो है अच्छा लगेगा दोस्तों, क्योंकि जब पढ़ाते हैं और कमेंट आता है, लाइक व्यूज जब बढ़ता है तो लगता है कि नहीं दोस्तों को जो है, बच्चों को जो है और पढ़ाते चलिए। ठीक है, जितने भी प्रशिक्षु हैं सभी का बेनिफिट होता चले। तो ये जो है कर दीजिएगा, इसमें जो है आपका कुछ नहीं जाता दोस्तों, मुझे मोटिवेशन मिलती है। प्रश्न संख्या 15 है, गणित किट के किन्हीं दो उपकरणों के नाम बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, पहला है प्रकार, दूसरा है चादर, तीसरा है रोल, फिट्टी, मिट्टन, कटर, ये सभी जो है दोस्तों। ठीक है, लिख दीजिएगा। अब आइए 2018 का पेपर लेते हैं। 2018 का पहला प्रश्न है दोस्तों, किन्हीं दो शिक्षण सूत्रों का उल्लेख करिए। तो उत्तर हो जाएगा, शिक्षण सूत्र वे नियम है जिनके माध्यम से शिक्षण प्रभावी और सरल बनता है। ये दो प्रमुख शिक्षण सूत्र जो है निम्नलिखित होते हैं। ठीक है, और ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, शिक्षक पहले विद्यार्थियों को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाता है, मतलब जो बच्चे हैं उनका पहले का ज्ञान कितना जानते हैं उसको जोड़ करके जो है आगे जो है पढ़ाया जाता है, और फिर नए विषय की ओर जो है बढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ाया जाता है। पूर्ण से अंश की ओर, शिक्षण में पहले संपूर्ण विषय को पढ़ाया जाता है, फिर उनके छोटे छोटे भागों को जो है विभाजित करके समझाया जाता है। ठीक है, अगर उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो जो पेड़ होता है, पेड़ को दिखाया जाता है, देखो ये नीम का पेड़ है, ये इसका पेड़ है, और पेड़ को बताने के बाद जो है उसको बताया जाता है कि इसकी जड़ें जो है क्या कार्य करती हैं, शाखा क्या करती है, पत्तियों का क्या कार्य होता है। ठीक है, इसको जो है कहते हैं पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है, शिक्षण में रुचि के सिद्धांत से क्या आशय है। तो उत्तर हो जाएगा, रुचि के सिद्धांत का आशय, जबकि आशय हो जाएगा दोस्तों कि जब छात्रों को किसी विषय में रुचि होती है तो वे उसे शीघ्र प्रभावी रूप से सीखते हैं। रुचि शिक्षण को सहज, आकर्षक और प्रभावी बनाती है। ठीक है, तो आगे देखेंगे दोस्तों, कुछ इस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है। ठीक, आगे प्रश्न संख्या 3 है, संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से हैं। तो संप्रेषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला शाब्दिक, दूसरा है अशाब्दिक संप्रेषण। ठीक है, शाब्दिक संप्रेषण, इसमें भाषा के माध्यम से विचारों को व्यक्त किया जाता है, जैसे मौखिक और लिखित। और अशाब्दिक में हाव भाव, ठीक, मुख मुख के द्वारा जो संकेत किया जाता है, संकेत, मुख मुद्राएं और शारीरिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। इशारा नहीं करते हैं, इशारा करके जो है एक छत से दूसरे छत पर इशारा जो चलता है इशारे के माध्यम से, तो वो भी तो जो है अशाब्दिक संप्रेषण होगा। ठीक है, बोलते कुछ नहीं है लेकिन इशारा सब कुछ समझ में जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 4 है, शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि के क्या महत्व है। तो उत्तर हो जाएगा, प्रश्नोत्तर प्रविधि के शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछते हैं और जिससे उनकी जिज्ञासा, चिंता और उत्तर देने की क्षमता का विकास होता है। इससे छात्रों के आत्मविश्वास और पाठ में रुचि बढ़ती है। प्रश्न संख्या 5 है, गतिविधि आधारित शिक्षण की दो उपयोगिताएं लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, गतिविधि आधारित शिक्षण की दो प्रमुख उपयोगिता बताइए। ठीक है, पहला हो जाएगा दोस्तों सक्रिय भागीदारी, और इसमें दोस्तों, इसमें छात्र स्वयं जो है गतिविधियों में भाग लेते हैं जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा दोस्तों रचनात्मक विकास, यह छात्रों की सृजनात्मक और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करता है। आगे देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 6, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं दोस्तों क्योंकि गला सूख रहा है। आइए आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 6 पर। ठीक है, बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक एक ही कक्षा में विभिन्न स्तरों के छात्रों को उनकी क्षमताओं के अनुसार एक साथ पढ़ाते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को कुछ अलग अलग करके भी जो है सिखाया जाता है। देखते हैं कुछ बच्चे जो है यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, सभी के जो है अलग अलग दे दिए गए हैं कैटेगरी बांट करके, ताकि जो है एक ही क्लास में सभी लोग सीखें, लेकिन जो है जो बच्चे तेज हैं उनको अलग अलग तरीके से दूसरा सवाल दे करके, जो छोटे हैं या जिसको नहीं समझ में आए दूसरा दे करके। प्रश्न संख्या 7 है,
पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का क्या अभिप्राय है। ये समझ चुके हैं। पूर्ण से अंश की ओर सूत्र का अभिप्राय यह है कि पहले पूरे विषय को पढ़ाया जाता है, फिर छोटे छोटे भागों में विभाजित करके समझाया जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, प्रश्नों की दो विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा प्रश्नों की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है स्पष्टता। प्रश्न सरल हो, स्पष्ट होना चाहिए ताकि जो है छात्र उन्हें आसानी से समझ सके। दूसरा है संक्षिप्तता। प्रश्न छोटे और सटीक होने चाहिए ताकि वे विषय को जो है स्पष्ट कर सकें। प्रश्न संख्या 9 है, पुनर्बलन कौशल का उद्देश्य क्या है। तो उत्तर हो जाएगा पुनर्बलन कौशल का उद्देश्य छात्रों को प्रेरित करता है, ठीक है, करना, आत्मविश्वास बढ़ाना और कक्षा में कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ठीक है। अगर दोस्तों सही बताएं तो अगर इसको जो है सही से अगर देखा जाए तो जो है 1 घंटे में जो है केवल एक पेपर या एक ही पेपर जो है 15 क्वेश्चन जो है या ज़्यादा से ज़्यादा 30 ही क्वेश्चन सोल्व किए जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो है पूरे क्वेश्चन को जो है समेटने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए जो है दोस्तों आप सभी से बात नहीं हो पा रही, ठीक है। तो इसलिए जो है पूरे बने रहिएगा, मन से लास्ट तक बने रहिएगा, देखते रहिएगा, ऐसा नहीं है बोर होकर के भाग जाइएगा, ठीक है। वैसे बोर तो नहीं हो रहेंगे, ठीक है। तो जो है पूरा जो है वीडियो को जो देखते चलिएगा, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो में सब कुछ जो है सपेट दे रहे हैं, ठीक है, समेट करके सभी जो है दे रहे हैं, तो उसमें जो है दोस्तों आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 10 है, शिक्षण अधिगम सामग्री से क्या अभिप्राय है। तो उत्तर हो जाएगा शिक्षण अधिगम सामग्री से तात्पर्य उन साधनों से है जिनके माध्यम से छात्रों को पाठ समझने में सहायता मिलती है, जैसे ब्लैक बोर्ड, चार्ट, मॉडल आदि। प्रश्न संख्या 11 है, शिक्षण के किन्हीं दो उद्देश्यों के लिखिए, ठीक है। उद्देश्यों के लिखना है। शिक्षण के दो उद्देश्य कौन कौन से हो जाएंगे, तो दो है। पहला है ज्ञान वृद्धि, छात्रों को नए ज्ञान और सूचनाओं का अवगत कराना। दूसरा हो जाएगा बौद्धिक विकास, छात्रों के मानसिक क्षमताओं का विकास करना। और प्रश्न संख्या 12 है, उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें कमजोर छात्रों की अधिगम समस्याओं को दूर करने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए कैसे समझाया जा रहा है, ठीक है। देख रहे हैं सभी लोग जो है आसानी से ध्यान दे करके पढ़ रहे हैं, ठीक है, सभी बच्चे। प्रश्न संख्या 13 है, कहानी कथन प्रविधि के क्या उद्देश्य हैं, ठीक। तो उत्तर हो जाएगा कहानी कथन प्रविधि के उद्देश्य शिक्षण रोचक बनाना, इसके माध्यम से छात्रों की कल्पना शक्ति और सुनने की क्षमता को जो है विकसित करना है, ठीक है। जब आप बच्चों को कहानी सुनाएंगे तो बच्चा जो है सोचेगा कि आखिर ऐसा है क्यों है, ठीक है, उसके दिमाग में पूरा पिक्चर की तरह चलता है, ठीक है। और उससे जो है तर्क शक्ति बढ़ती है, सुनने की शक्ति बढ़ती है, और वो जो है कल्पना करता है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा, ठीक है। बचपन में जो है जब छोटे होते हैं तो हम सभी को भी जो है कहानी सुनाई गई होंगी, ठीक है, सोते समय खास करके। प्रश्न संख्या 14 है, शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत की क्या उपयोगिता है। तो उत्तर हो जाएगा क्रियाशीलता के सिद्धांत की दो उपयोगिता है। पहला हो जाएगा व्यावहारिक ज्ञान, छात्र स्वयं करके जो है अधिक प्रभावी रूप से सीखते हैं। दूसरा है सीखने में अस्थायित्व, छात्रों को अनुभव आधारित ज्ञान अधिक समय तक याद रहता है, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 15 है, विवरण प्रविधि किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा विवरण प्रविधि वह प्रक्रिया है जिससे शिक्षक किसी घटना या विषय को सजीव और प्रभावी वर्णन करता है, जिससे छात्रों को विषय स्पष्ट रूप से समझ में आए, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या दोस्तों 2017 का पेपर लेंगे, ठीक है। 2017 का पहला प्रश्न दोस्तों, एक लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं तो जो है लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे हमसे जो है जब सब्सक्राइबर बढ़ते रहते हैं, लाइक और कमेंट बढ़ता है, ठीक है, तो जो है हमको मोटिवेट मिलता है और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। तो इससे आप सभी का भी जो है फ़ायदा होगा, तो जो है वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जैसे ही लाइक करेंगे दोस्तों नीचे हाइप का ऑप्शन आएगा, उसको जो है हाइप कर दीजिएगा, इससे जो है वीडियो दूसरों को भी पहुँचेगा। क्योंकि दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर को मैं जो है अभी जो है पहली बार जो वीडियो बनाया था तो उस समय जो है नहीं चल रहे थे, क्लास स्टार्ट नहीं हुए थे, तभी जो है वीडियो बना दिए था। तो बच्चे जो हैं अभी कम जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये सभी करेंगे तो हम जो है दूसरों के भी पास पहुंच जाएंगे
वो बच्चे भी जो है आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 1 है, शिक्षण से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर हो जाएगा, शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान, अनुभव, कौशल का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 2 है, शिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। उत्तर हो जाएगा, शिक्षण के 2 उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है आत्मविश्वास का विकास, छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाना, और दूसरा हो जाएगा अधिगम कौशल, आजीवन सीखने की क्षमता को विकसित करना। ठीक, आगे देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं चित्र को तो विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एआई से जनरेट है, तो उसमें जो है पूरे जो है जो पढ़ा रहा हूँ उसमें दिख भी रहा होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है, शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का अभिप्राय लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, प्रेरणा का सिद्धांत छात्रों की आंतरिक शक्तियों को लक्ष्यों की ओर निर्देशित करता है। प्रश्न संख्या 4 है, मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र का अर्थ लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, इस सूत्र में पहले मूर्त दृश्य विषय पढ़ाया जाता है, फिर अमूर्त दृश्य अर्थात अदृश्य को और जो है पढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 5, संप्रेषण की परिभाषा लिखिए। यह हो चुका है दोस्तों, संप्रेषण विचारों को, सूचनाओं को, संदेशों को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 6 है, संप्रेषण को 2 प्रमुख प्रकार बताइए। ठीक है, संप्रेषण के 2 प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा शाब्दिक, दूसरा हो जाएगा अशाब्दिक। ठीक है, हमने पढ़ चुका है। तो शाब्दिक संप्रेषण कौन कौन से होते हैं? संप्रेषण 2 प्रकार के, शाब्दिक, अशाब्दिक। ठीक है, पहला है लिखित संप्रेषण, दूसरा हो जाएगा मौखिक संप्रेषण, शाब्दिक में ही। ठीक है, मौखिक में क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है, बच्चे जो है बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, बच्चे उत्तर देते हैं। लिखित में क्या होता है, बच्चों को क्वेश्चन दिया जाता है, बच्चे लिखते रहते हैं। अब अशाब्दिक में वाणी या ध्वनि संकेत। ठीक है, अशाब्दिक में क्या होता है, बोला नहीं जाता है या ध्वनि संकेत किया जाता है। ठीक है, लिखा रहता है, उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, या संकेत का चिन्ह बना होता है, जैसे कहीं मुड़ना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर सिंबल कुछ इस प्रकार से बना हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये जो है हो जाएगा आंखों की भाषा, मतलब जो इशारा करते हैं आप सभी। ठीक, और एक तो हो जाएगा छू करके जो है, स्पर्श करके जो है किसी को किस प्रकार से टच कर रहे हैं उसको भी जो है व्यक्त कर सकते हैं, आदमी समझ जाता है। ठीक है, कि क्या स्पर्श करने का क्या रीजन है। प्रश्न संख्या 7 है, शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का महत्व लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, इससे छात्रों में आत्मविश्वास, तर्क शक्ति और सक्रिय भागीदारी का विकास होता है। 8वां प्रश्न है, व्याख्यान देते समय रखी जाने वाली सावधानियां लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, व्याख्यान देते समय पहला है स्पष्ट भाषा, सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें, और दूसरा हो जाएगा क्रमबद्धता, विषय को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करें। तीसरा हो जाएगा निष्कर्ष, व्याख्यान का सार प्रस्तुत करें। प्रश्न संख्या 9 है, विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि का महत्व लिखिए। तो इससे उत्तर हो जाएगा, इससे छात्रों के तार्किक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और व्यवहार ज्ञान को जो है क्या किया जाता है, विकसित किया जाता है। ठीक है, देख रहे हैं दोस्तों लैब। ठीक, आगे चलते हैं, मजाक की बातें हैं दोस्तों। ठीक है, आगे दोस्तों प्रश्न संख्या 10 है, बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ लिखिए। ठीक है, इसमें बालक शिक्षक शिक्षण केंद्रित शिक्षण जो है, शिक्षण मतलब क्या होता है दोस्तों, शिक्षक शिक्षक जो है क्या होते हैं, केंद्र में होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, इसमें बालक शिक्षण का केंद्र होता है और उनकी रुचि व क्षमताओं को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षण जो पढ़ाई होती है वो जो है बालक को केंद्र में रखकर, मतलब बालक जो जो कहेगा वही करना होता है, जो पढ़ाने विषय उसको पढ़ने में अच्छा लग रहा है उसी को पढ़ाइए। ठीक है, ये कहने का मतलब है उसकी आवश्यकता अनुसार। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 है, निदानात्मक परीक्षण क्या है? ठीक है, अर्थ लिखना है। तो इसमें छात्रों की शिक्षण संबंधी समस्याओं और त्रुटियों का समाधान किया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 है, बहुस्तरीय शिक्षण का उद्देश्य लिखिए। चलिए, उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उद्देश्य छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा देना है। प्रश्न संख्या 13 है, खेल पर आधारित 2 शिक्षण पद्धतियां लिखी हैं। तो उत्तर हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पहले ज्ञात विषय को पढ़ा करके फिर अज्ञात विषय को पढ़ाया जाता है। सरल से कठिन की ओर
पहले जो है सरल विषयों को शुरुआत में बताया जाता है, फिर सरल को बताने के बाद उसी से टॉपिक से उठा करके कठिन विषय को बताया जाता है। आगे जो है प्रश्न संख्या 14 है, गणित शिक्षण में उपयोगी 2 टीएलएम का नाम लिखिए। तो पहला हो जाएगा श्यामपट्ट व चाक, व्हाइट बोर्ड भी जोड़ सकते हैं अगर व्हाइट बोर्ड है तो। गणितीय समीकरण व चित्र समझाने की उपयोगी होता है। दूसरा है चाँदा व प्रकार, इसमें कोड या वृत्ति बनाने के लिए काम में आता है। ठीक है, चाँदा, फिट्टी, रूल, कटन, मीटर जितने भी प्रयोग में आते हैं लिखिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 है, शिक्षण अधिगम सामग्री का अर्थ लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा शिक्षण अधिगम सामग्री वे साधन है जिससे शिक्षण प्रभावी और सरल बनता है, जैसे चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया या व्हाइट बोर्ड हो गया। अब आइए दोस्तों, लास्ट पेपर है 2016 का। 2016 का पहला प्रश्न लेते हैं, शिक्षण की परिभाषा लिखिए। उत्तर हो जाएगा शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान अवधारणाओं और प्रक्रियाओं की समझ और अनुप्रयोग को सरल बनाने के लिए शिक्षार्थियों के साथ जुड़ाव किया जाता है। और उत्तर हो जाएगा शिक्षण की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो 2 विशेषताएं कौन कौन सी हो जाएगा? पहला हो जाएगा शिक्षक ज्ञानवर्धक व विषय में माहिर होता है। दूसरा हो जाएगा वह नवीनतम शिक्षा तकनीकी को अपनाने के लिए तत्पर रहता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है, संप्रेषण से क्या अभिप्राय है? संप्रेषण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करने का प्रक्रिया है या माध्यम है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 इसमें है दोस्तों, खेल पर आधारित शिक्षण विधियों के 2 सोपान लिखिए। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा खेल को सीखने की प्रक्रिया में शामिल करना और बच्चों को स्वतंत्र रूप से दुनिया का पता लगाने का अवसर देना है। ठीक है, आगे दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। आगे जो है प्रश्न संख्या 5 है, रुचिपूर्ण शिक्षण से क्या अभिप्राय है, क्या आशय है? ठीक है, तो बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ करके रोचक विधियां जैसे भ्रमण, खेल, कहानी, प्रदर्शन आदि के माध्यम से पढ़ाना। प्रश्न संख्या 6, दक्षता आधारित शिक्षण विधि के 2 सोपान लिखिए। उत्तर हो जाएगा भाषागत अवधारणाओं को समझने हेतु अधिगम सामग्री का उपयोग करना और शिक्षण के दौरान बालकों का आकलन करते रहना। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों, चित्र को देख ही रहे हैं। आगे प्रश्न संख्या 7 है, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की 2 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? छात्रों की सभी इंद्रियों को सक्रिय करना और वांछनीय जानकारी प्रदान करना। प्रश्न संख्या 8 है, शिक्षण अधिगम सामग्री को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? तो 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, श्रव्य साधन, दृश्य साधन और श्रव्य दृश्य साधन। प्रश्न संख्या 9 है, शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक के किन विषयों से संबंधित होता है? उत्तर हो जाएगा बालक के अनुभवों के माध्यम से ज्ञान का विकास होता है और अंतर्दृष्टि तथा व्यापक शिक्षा का निर्माण होता है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, पुनर्बलन कौशल से क्या अभिप्राय है? पुनर्बलन कौशल से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर हो जाएगा छात्रों में शिक्षण प्रक्रिया में रुचि बनाए रखने हेतु प्रेरित करना और उचित अनुक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 है, सहभागी शिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा शिक्षक एवं शिक्षार्थी को सक्रिय बनाना और छात्रों को अस्थायी ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, अस्थायी ज्ञान क्या हो जाएगा? अस्थायी ज्ञान ताकि जो है बच्चों को दूर तक जो है आगे भविष्य में भी काम आए शिक्षा। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 12 है, शिक्षण की आगमन विधि से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर हो जाएगा विशेष अनुभव के माध्यम से सामान्य जो नियम है उसका निर्माण करना जो है दोस्तों ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना होता है। ठीक है, ज्ञात की मतलब जो चीजें ज्ञात है, ठीक है, और अज्ञात की चीजें जो ज्ञात है उसको लेकर के उदाहरण को जो अज्ञात नहीं है उसको बताना। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 है, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो यह आगमन विधि पर आधारित है जिसे पूर्व ज्ञान पर नई जानकारी दी जाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 14 है, शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत से क्या आशय है? तो उत्तर हो जाएगा संस्कृति
प्रतिमानों का सिद्धांत, व्यवहार और सीखने का सिद्धांत, क्षेत्रीय का सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत और मनोविश्लेषक का सिद्धांत ये होता है। ठीक है दोस्तों, और देख भी सकते हैं यहाँ पर चित्र आगे। प्रश्न संख्या 15 है, अध्यापन आदेशन न होकर के निर्देशन होना चाहिए, इस कथन से क्या आशय है? तो उत्तर हो जाएगा अध्यापन छात्र केंद्रित और सहयोगात्मक होना चाहिए, जिसमें छात्र स्वयं सीखने के लिए प्रेरित हों। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र देख सकते हैं दोस्तों, और ये जो है दोस्तों पूरा हो गया है। 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों, आपसे कुछ बताना है। तो ये है कि दोस्तों वीडियो को जो है पूरा आप सभी जो है देख लीजिएगा। ये लास्ट में मुझे शुरू में बोलना था, क्योंकि दोस्तों एग्जाम टाइम पर मैं जो है वीडियो नहीं ले आ पाऊंगा, कुछ दिन रिवीजन करा पाऊँ, इसलिए मैं अभी से जो है ऐसी चीज़ें दे रहा हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो है अभी इसको पूरा देख लीजिएगा। और एक काम ये कर दीजिएगा कि जैसे ही दोस्तों ये वीडियो आप देख चुके हैं, अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। जैसे ही लाइक करेंगे दोस्तों, नीचे जो है हाइप का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर जो है रेट कर दीजिएगा। ठीक है, और लाइक कमेंट कर दीजिएगा, इससे जो है पहली बार आए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी जो है फर्स्ट सेमेस्टर का जो है ये मैं बहुत ही पहले वीडियो बनाया था, इसके बाद जो है जब से क्लास चल रही वीडियो नहीं ले आ पाया हूँ, तो बच्चे अभी जुड़े नहीं हैं। ठीक है, क्लास से तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ले करके आना, ताकि जो है कमेंट आएगा, लाइक आएगा, तभी मैं जो है नेक्स्ट चैप्टर भी जो है नेक्स्ट ले करके वीडियो आऊँगा। ठीक है, तो कमेंट आता रहता है, लाइक आता रहता है, तो जो है हम सोचते हैं चलो नेक्स्ट टॉपिक जो है बनाते हैं वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए विषय पर।